दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम किसी पारिवारिक रिश्ते या गांव की मिट्टी की कहानी नहीं, बल्कि एक पुराने बंद संदूक में छिपे राज की कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है पुराने संदूक का राज। ये कहानी है मोहन नाम के एक नौजवान की, जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर अपने दादाजी के गुजर जाने के बाद गांव लौटता है और वहां उसे मिलता है एक पुराना संदूक, जिसके साथ जुड़ी है एक पहेली। इसमें मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। ये कहानी किसी खजाने की लालच की नहीं, बल्कि उस असली दौलत को खोजने की है जो सोने चांदी से नहीं, बल्कि यादों, समझदारी और हमारे बुजुर्गों की छोड़ी हुई विरासत से बनती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका हर पन्ना आपको अपने अतीत और अपनी जड़ों के और करीब ले जाएगा। जैसे जैसे आप इस कहानी के धूल भरे कमरों में दाखिल होंगे, आपको पुरानी लकड़ी की महक और भूली बिसरी यादों की खुशबू महसूस होगी। हर पल एक नई जिज्ञासा जगेगी, एक नया राज सामने आएगा और ये धीमी गति से खुलता रहस्य आपको एक मीठी और सुकून भरी नींद की ओर ले जाएगा। अगर ऐसी रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं। आपके हर कमेंट से ये एहसास होता है कि हम सब इस कहानी के राज को मिलकर सुलझा रहे हैं। तो अब रोशनी धीमी कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और चलिए मेरे साथ उस पुरानी हवेली के बंद कमरे में, जहां एक संदूक किसी के आने का बरसों से इंतजार कर रहा है। दादाजी के देहांत के 13 दिन बीत चुके थे। गांव की पुरानी हवेली, जो पिछले कुछ दिनों से रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों की आवाजाही से भरी हुई थी, अब फिर से खामोशी की चादर ओढ़ चुकी थी। ज्यादातर लोग वापस जा चुके थे। अब हवेली में बस मोहन, उसकी बूढ़ी दादी और एक पुराना सेवक रामू काका ही बचे थे। मोहन, जो पिछले 5 सालों से दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था, अपने गांव सिर्फ छुट्टियों में ही आ पाता था। उसके लिए गांव का मतलब था दादाजी का प्यार, दादी के हाथ का खाना और कुछ दिनों का आराम। लेकिन इस बार उसका आना अलग था। इस बार हवेली की हर दीवार उसे सूनी और उदास लग रही थी। दादाजी के बिना ये घर अब बस एक मकान था। एक दोपहर जब दादी अपनी पुरानी यादों में खोई आंगन में बैठी थी, तो उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, जरा अपने दादाजी का कमरा देख ले, बहुत सामान बिखरा पड़ा है, जो काम का ना हो उसे हटा देना। मोहन सिर हिलाकर दादाजी के कमरे में चला गया। कमरा वैसा ही था जैसा उसने हमेशा देखा था। एक पुरानी लकड़ी की चारपाई, एक आराम कुर्सी जिस पर दादाजी की शॉल अब भी रखी थी, और दीवारों पर लगी अलमारियों में ठूस ठूस कर भरी हुई पुरानी किताबें। हवा में पुरानी किताबों, सूखी लकड़ी और दादाजी के हुक्के की एक मिलीजुली जानी पहचानी महक थी। उसने भारी मन से सफाई शुरू की। पुरानी चिट्ठियां, दवाइयों के खाली पत्ते, टूटे हुए चश्मे, हर चीज से दादाजी की एक याद जुड़ी थी। वो उनकी अलमारी से पुराने कपड़े निकाल रहा था कि तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे रखी एक चीज पर पड़ी। वो एक बड़ा पुराना शीशम की लकड़ी का संदूक था। उस पर पीतल का काम किया हुआ था, जो अब वक्त के साथ काला पड़ चुका था। संदूक बहुत भारी था और उस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा था, जिसमें जंग लग गया था। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला। उसे याद नहीं था कि उसने ये संदूक पहले कभी देखा हो। वो उसे गौर से देख ही रहा था कि उसकी नजर ताले में फंसे एक छोटे पीले पड़ चुके कागज पर पड़ी। उसने बड़ी सावधानी से उस मुड़े हुए कागज को निकाला और खोला। कागज पर दादाजी की कांपती हुई लिखावट में लिखा था, इसमें मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, पर ये उसे ही मिलेगी जो इसका असली मतलब समझेगा। ये पढ़ते ही मोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। दौलत? उसके शहर वाले दिमाग ने तुरंत हिसाब लगाया। हो ना हो इसमें पुराने जमाने के सोने के सिक्के, पुश्तैनी गहने या जमीन के कोई पुराने कागजात होंगे। दादाजी ने शायद इसीलिए इसे सबसे छिपा कर रखा था। उसके अंदर एक रोमांच और हल्के से लालच की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत संदूक को खोलने की कोशिश की। ताला बहुत मजबूत था। उसने उसे हिलाया, खींचा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। चाबी? उसने सोचा। उसने पूरे कमरे में चाबी ढूंढनी शुरू कर दी। उसने अलमारी का हर दराज छाना, दादाजी के कपड़ों की हर जेब टटोली, तकिए के नीचे और गद्दे के अंदर भी हाथ डालकर देखा, पर चाबी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो थककर संदूक के पास ही जमीन पर बैठ गया। सफाई का काम अब पीछे छूट चुका था। अब उसके दिमाग में बस वो संदूक और दादाजी की लिखी वो पहेली घूम रही थी। सबसे बड़ी दौलत, असली मतलब, इन शब्दों में जरूर कोई गहरा राज छिपा था। उसकी नजरें उस बंद संदूक पर टिकी थीं, जो अब सिर्फ लकड़ी का एक बक्सा नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका था। एक ऐसा रहस्य जिसे खोलने के लिए सिर्फ चाबी की नहीं, बल्कि समझ की भी जरूरत थी। और मोहन ने उस दिन तय कर लिया था कि वो इस राज को जानकर ही रहेगा। कमरे में शाम का धुंधलका उतर रहा था और धूल के कण पीली रोशनी में नाच रहे थे। मोहन अब भी उसी पुराने बंद संदूक के सामने बैठा था, जैसे किसी जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। चाबी कहीं नहीं मिली थी और संदूक अपनी जगह पर अडिग और खामोश था। उसने महसूस किया कि वो इस राज को अकेले नहीं सुलझा सकता। वो कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आया,
जहां उसकी दादी माला जप रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो दुनिया के हर उतार चढ़ाव को देख चुकी हूँ। मोहन धीरे से उनके पास बैठ गया। दादी, उसने झिझकते हुए कहा, क्या आपने दादाजी के कमरे में रखा वो पुराना लकड़ी का संदूक देखा है? दादी ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक जानी पहचानी हल्की सी मुस्कान तैर गई। हाँ बेटा, देखा है। वो तो तेरे दादाजी की जान बसती थी उसमें। मोहन ने दादाजी की लिखी वो चिट्ठी उनके आगे कर दी। पर इसमें ऐसा क्या है दादी, और इसकी चाबी कहाँ है? मैंने पूरा कमरा छान मारा। दादी ने चिट्ठी को हाथ में नहीं लिया, बस दूर से ही पढ़ लिया। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। तेरे दादाजी कहते थे कि कुछ तालों की चाबी लोहे की नहीं, यादों की बनी होती है बेटा। वो चाबी तुझे कमरे में नहीं, उनकी जिंदगी में ढूंढनी पड़ेगी। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। जिंदगी में? इसका क्या मतलब? दादी ने अपनी माला एक तरफ रखते हुए कहा, तेरे दादाजी को पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी सबसे प्यारी किताब पंचतंत्र थी। कहते थे इसमें दुनियादारी और इंसानियत दोनों का सार है। वो उस किताब को ऐसे छिपाकर रखते थे जैसे कोई अपना सबसे कीमती गहना रखता हो। कहते थे सही नजर वाले को ही दिखेगी। ये कहकर दादी फिर से अपनी माला जपने लगी, जैसे उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी हो। मोहन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। चाबी यादों की बनी है, सबसे कीमती चीज सही नजर। वो तुरंत वापस दादाजी के कमरे में गया। इस बार वो कमरे को एक जासूस की तरह देख रहा था। उसकी नजरें अब किसी लोहे की चाबी को नहीं, बल्कि किसी छिपाने की जगह को तलाश रही थी। उसने कमरे की हर चीज को दोबारा देखा। पुरानी आराम कुर्सी, दीवार पे टंगी तस्वीरें और वो किताबों से भरी अलमारी। अलमारी पुरानी और भारी थी, अपनी जगह से हिली भी वहीं थी। दादाजी अपनी सबसे कीमती किताब कहाँ छिपा सकते थे? वो किताबों को एक एक करके बाहर निकालने लगा। धूल की एक परत हवा में उड़ने लगी। तभी एक किताब निकालते हुए उसका हाथ अलमारी की पिछली लकड़ी से टकराया। उसे महसूस हुआ कि लकड़ी का एक हिस्सा बाकी हिस्सों से ज्यादा खोखला लग रहा है। उसने जोर लगाकर उसे दबाया तो खट की आवाज के साथ लकड़ी का एक छोटा गुप्त दरवाजा खुल गया। मोहन का दिल जोर से धड़का। अंदर एक छोटा सा खाली स्थान था। उसकी नजरें चाबी ढूंढ रही थी, पर वहां चाबी नहीं थी। वहां बस एक ही चीज रखी थी, कपड़े में लिपटी एक बहुत पुरानी किताब। उसने उसे बाहर निकाला। ये वही पंचतंत्र थी जिसका जिक्र दादी ने किया था। उसे निराशा हुई कि चाबी नहीं मिली, पर एक रोमांच भी था कि दादी का इशारा सही निकला। उसने कांपते हुए हाथों से किताब खोली। पन्ने इतने पुराने और नाजुक थे कि छूने से टूट जाएं। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, उसके अंदर से एक और छोटा मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। ये दादाजी की ही लिखावट में एक और चिट्ठी थी। इस पर लिखा था, दौलत मिट्टी में उगती है और सच्चाई उस पीपल के नीचे मिलती है जहां गांव की पंचायत बैठती है। मोहन के हाथ में अब दो पहेलियां थीं, एक संदूक जिसकी चाबी नहीं थी, और अब ये दूसरी चिट्ठी जो उसे कमरे से बाहर गांव के बीचों बीच भेज रही थी। उसका लालच अब धीरे धीरे गहरी जिज्ञासा में बदल रहा था। ये राज सिर्फ सोने चांदी का नहीं था, ये उसके दादाजी की सोच, उनकी जिंदगी और उनके जीने के तरीके का राज था। उसने चिट्ठी को अपनी जेब में रखा और कमरे की खिड़की से बाहर झांका। दूर गांव के मैदान में वो विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में न जाने कितनी पीढ़ियों के फैसले हुए थे। उसका अगला पड़ाव अब वही था। जेब में रखी दूसरी चिट्ठी की पहेली मोहन को हवेली की चारदीवारी से बाहर खींच लाई। शाम गहरा रही थी। सूरज गांव के खेतों के पीछे छिपने लगा था और लौटते हुए मवेशियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज हवा में घुल रही थी। मोहन धीरे धीरे गांव की कच्ची गलियों से गुजरता हुआ उस विशाल पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहा था, जो गांव के बीचों बीच किसी बुजुर्ग की तरह खड़ा था। उसने रास्ते में देखा, औरतें कुएं पर पानी भर रही थी, बच्चे धूल में खेल रहे थे और कुछ दुकानों पर हल्की फुल्की भीड़ थी। वो इन सब दृश्यों से गुजर रहा था, पर उसका मन उस पहेली में उलझा था। दौलत मिट्टी में उगती है और सच्चाई उस पीपल के नीचे मिलती है जहां गांव की पंचायत बैठती है। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा बरसों से होता आया है। पेड़ की मोटी मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर बैठने के लिए प्राकृतिक कुर्सियां बन गई थीं। उन्हीं जड़ों पर गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुक्का पी रहे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनमें हरिराम काका भी थे, जो गांव के सबसे पुराने और सम्मानित लोगों में से थे, और मोहन के दादाजी के करीबी दोस्त भी। मोहन ने पास जाकर सबके पैर छुए। अरे मोहन बेटा, आओ आओ, हरिराम काका ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। सब ठीक है? दादी कैसी हैं? जी काका, सब ठीक है, मोहन ने कहा। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, काका मैं आपसे कुछ पूछने आया था। दादाजी अक्सर एक बात कहते थे कि इस पीपल के पेड़ के नीचे सच्चाई मिलती है, इसका क्या मतलब था? ये सुनते ही हरिराम काका के झुर्रियों वाले चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने हुक्के का एक लंबा कश खींचा
और धुआं छोड़ते हुए बोले, वाह, आज तुमने अपने दादा की सबसे बड़ी सीख पूछ ली। बाकी बुजुर्ग भी अब ध्यान से सुनने लगे। हरीराम काका ने अपनी यादों को कुरेदते हुए कहना शुरू किया, बेटा, ये बहुत साल पुरानी बात है। गांव की दो भाइयों गीनू और शामू में जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि खून खराबे की नौबत आ गई थी। यहीं इसी पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। दीनू बड़ा और अमीर था, गांव के ज्यादातर लोग उसी का पक्ष ले रहे थे। शामू गरीब था, उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वो एक पल के लिए रुके, फिर बोले, उस दिन पूरी पंचायत में सिर्फ एक ही आदमी था जो शामू के लिए खड़ा हुआ था, और वो थे तेरे दादाजी। दादाजी? मोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, तेरे दादाजी को पता था कि शामू सच बोल रहा है। उन्होंने तहसील के पुराने दफ्तर में जाकर धूल भरी फाइलों में से एक पुराना जमीन का कागज पट्टा ढूंढ निकाला जो साबित करता था कि जमीन असल में शामू के ही हक की है। उस दिन दीनू ने उन्हें बहुत धमकाया, पैसे का लालच भी दिया, पर तेरे दादाजी सच से नहीं हटे। उन्होंने पंचायत के सामने वो कागज रखकर कहा कि सच्चाई यही है और मैं इसी के साथ खड़ा रहूंगा। हरीराम काका की आंखों में पुरानी यादों की चमक थी। उस दिन तेरे दादाजी ने सिर्फ एक गरीब की जमीन नहीं बचाई थी बेटा, उन्होंने इस गांव का न्याय और भरोसा बचाया था। अरे हाँ, वो जमीन का पुराना कागज, वो तो उसे अपनी सबसे कीमती चीज बताते थे। कहते थे ये कागज सिर्फ जमीन का नहीं, मेरी ईमानदारी का सबूत है। ये सुनते ही मोहन के दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। सच्चाई उस पीपल के नीचे मिलती है, ये इशारा इसी घटना की ओर था। और दौलत मिट्टी में उगती है, ये शायद उसी जमीन के कागज के बारे में था। दौलत यानी ईमानदारी। काका, मोहन ने उत्सुकता से पूछा, वो पुराना कागज कहाँ हो सकता है? हरीराम काका ने कुछ देर सोचा। अरे, तेरे दादाजी का एक पुराना चमड़े का बस्ता झोला था। वो अपने सारे जरूरी कागज पत्र उसी में रखते थे। कहते थे मेरा सारा हिसाब किताब और मेरी सारी कमाई इसी में है। मोहन को अब एक नई कड़ी मिल गई थी। दादाजी का पुराना चमड़े का बस्ता। वो लगभग दौड़ता हुआ वापस हवेली की ओर चल पड़ा। उसका दिल अब सोने चांदी के लालच से नहीं, बल्कि अपने दादाजी के प्रति सम्मान और गर्व से तेजी से धड़क रहा था। वो अब किसी खजाने की चाबी नहीं ढूंढ रहा था, वो अपने दादाजी के उसूलों और उनकी जिंदगी की कहानी को ढूंढ रहा था। हरीराम काका की बताई कहानी और चमड़े के बस्ते का सुराग लेकर मोहन जब वापस हवेली पहुंचा तो सूरज लगभग डूब चुका था। आंगन में लालटेन जल चुकी थी और दादी रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मोहन के मन में अब इतनी बेचैनी थी कि उसे भूख प्यास का भी होश नहीं था। उसका एक ही मकसद था, दादाजी का वो पुराना चमड़े का बस्ता ढूंढना। उसने सोचा, दादाजी अपनी सबसे जरूरी चीजें कहाँ रखते होंगे। वो सीधा हवेली के उस पुराने कमरे में गया जिसे कोठार या भंडार घर कहा जाता था। वहाँ पुरानी पेटियां, टूटे फूटे औजार और लकड़ी का सामान रखा था। हवा में धूल और सीलन की एक अजीब सी गंध थी। उसने लालटेन की रोशनी में कोठार का कोना कोना छान मारा, पर उसे वो बस्ता कहीं नहीं मिला। थककर वो वापस दादाजी के कमरे में आ गया। उसकी नजरें फिर से कमरे का जायजा लेने लगी। दादाजी सीधे साधे इंसान थे। वो अपनी चीजें बहुत संभाल कर पर अपने करीब ही रखते थे। तभी उसकी नजर उस भारी भरकम पुरानी लकड़ी की चारपाई पर पड़ी जिसपे दादाजी सोते थे। वो साधारण चारपाई नहीं थी, बल्कि उसके नीचे सामान रखने के लिए बड़ा सा संदूक बना हुआ था। रामू काका, उसने आवाज लगाई। पुराना सेवक रामू काका दौड़ता हुआ आया। जी बेटा। काका, जरा हाथ लगाना, ये गद्दा हटाना है। दोनों ने मिलकर भारी गद्दे और उसके नीचे रखे लकड़ी के तख्तों को हटाया। नीचे अंधेरे और धूल भरे बक्से में पुरानी दरियां, रजाइयां और कुछ ऊनी कपड़े रखे थे। मोहन ने एक एक करके सामान बाहर निकालना शुरू किया और फिर सबसे नीचे एक कोने में उसे वो चीज दिखी जिसकी उसे तलाश थी। वो एक पुराना गहरे भूरे रंग का चमड़े का बस्ता था। उसका चमड़ा कई जगहों से चटक गया था और पीतल के बक्कल पर हरी काई जम गई थी, लेकिन उसे हाथ में उठाते ही मोहन को महसूस हुआ कि ये कोई आम झोला नहीं है। इसमें एक वजन था, यादों का और जिम्मेदारियों का। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बस्ता लेकर कमरे के बीच में फर्श पर बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथों से बस्ते के पुराने बक्कल खोले। अंदर धागों से बंधे हुए कई पुराने कागजात रखे थे, पुराने बिल, कुछ चिट्ठियां, जमीन के सौदे के दस्तावेज। उसने एक एक करके सब कुछ देखना शुरू किया। उसे वो पुराना जमीन का पट्टा भी मिला जिसका जिक्र हरीराम काका ने किया था। कागज पीला और नाजुक हो चुका था। उसे छूते हुए मोहन को अपने दादाजी के उसूलों पर गर्व महसूस हुआ। वो बस्ते में और गहराई तक हाथ डालकर कुछ तलाश रहा था और फिर सबसे नीचे एक छोटे से लाल कपड़े में लिपटी हुई कोई भारी सी ठंडी चीज उसके हाथ लगी। उसने उत्सुकता से कपड़े की गांठ खोली। अंदर वही भारी, पुरानी और जंग लगी चाबी रखी थी। ये वही चाबी थी जो उस शीशम के संदूक के ताले में बिल्कुल फिट बैठेगी। उसे दादी की बात याद आई। कुछ तालों की चाबी लोहे की नहीं,
यादों की बनी होती है। आज उसने यादों का सिरा पकड़कर लोहे की चाबी तक का सफर पूरा कर लिया था। चाबी हाथ में लेकर वो सीधा उस पुराने संदूक के पास पहुंचा। जैसे ही वो संदूक के सामने बैठा, उसने महसूस किया कि दादी चुपचाप दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई हैं। उनकी आंखों में वही रहस्यमयी मुस्कान थी। मोहन ने चाबी को पुराने जंग लगे ताले में डाला। ताला जाम हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। कुछ देर की मशक्कत के बाद खट की एक जोरदार आवाज के साथ ताला खुल गया। मोहन ने एक गहरी सांस ली और संदूक का भारी ढक्कन उठाया। ढक्कन खुलते ही अंदर से कपूर, पुरानी किताबों और सूखी लकड़ियों की एक मिली जुली भीनी भीनी खुशबू बाहर आई, जो पूरे कमरे में फैल गई। मोहन और दादी दोनों झुके हुए उस खुले हुए संदूक के रहस्यमयी अंधेरे में झांक रहे थे, जहां उनके परिवार की सबसे बड़ी दौलत छिपी हुई थी। संदूक के अंदर करीने से सजाकर रखी हुई थी हाथ से बनी हुई चमड़े की जिल्द वाली कई पुरानी डायरियां। उनके बगल में एक छोटा से लकड़ी का बक्सा था, जिसमें गहने नहीं बल्कि अलग अलग तरह के देसी बीजों की छोटी छोटी पोटलियां रखी थीं। वहां काले सफेद तस्वीरों का एक ढेर भी था, जिनमें गांव और परिवार के बीते हुए लम्हे कैद थे। और एक कोने में बड़ी ही खूबसूरती से तराशी हुई एक बांसुरी रखी थी। मोहन अब और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। ये कैसी दौलत थी? कुछ डायरियां, बीज और एक बांसुरी। दादी उसके मन की उलझन समझ गईं। वो नीचे बैठी और उन्होंने एक एक चीज उठाकर उसका राज खोलना शुरू किया। उन्होंने एक डायरी उठाते हुए कहा, इनमें तेरे दादाजी अपने मन की बातें लिखते थे, खेती के नए नए तरीके, मौसम का हाल, और कभी कभी जब उनका मन करता तो कविताएं भी लिखते थे। फिर उन्होंने बीजों वाला बक्सा उठाया। ये उन फसलों के बीज हैं जो अब हमारे गाँव में कोई नहीं उगाता। मोटे अनाज, देसी सब्जियां। तेरे दादाजी कहते थे ये बीज नहीं, हमारे पुरखों का वो ज्ञान है जो हमें सेहतमंद रखता है। उनकी नजर जब बांसुरी पर पड़ी तो उनकी आंखें चमक उठी। जब तेरे दादाजी जवान थे तो बहुत सुंदर बांसुरी बजाते थे। शाम को जब वो खेतों में बैठकर इसे बजाते तो पूरा गांव रुककर सुनता था। एक एक करके दादी हर चीज के पीछे छिपी कहानी बता रही थी, और मोहन के सामने उसके दादाजी की एक नई ही तस्वीर बन रही थी। वो सिर्फ एक किसान नहीं थे, वो एक लेखक, एक ज्ञानी और एक कलाकार भी थे। सबसे आखिर में संदूक की तली में एक लाल रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक और लिफाफा था। उस पर लिखा था, मेरे मोहन के लिए। मोहन ने कांपते हुए हाथों से वो लिफाफा खोला। अंदर उसके दादाजी का लिखा एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे पोते मोहन, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे तब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा। मैं जानता था कि तुम शहर जाओगे, एक नई दुनिया देखोगे और पैसे की अहमियत समझोगे। उसमें कुछ गलत नहीं है बेटा, पर मैं ये भी चाहता था कि तुम एक दिन असली दौलत का मतलब भी समझो। पैसे से तुम घर खरीद सकते हो, पर उसे आंगन का सुकून नहीं दे सकते। पैसे से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, पर नींद नहीं। बेटा, असली दौलत वो होती है जो तुम अपने लोगों के लिए कमाते हो, उनका प्यार, उनकी इज्जत और उनकी यादें। ये संदूक मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये डायरिया मेरी सोच है, ताकि तुम जान सको कि हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है। ये बीज हमारी मिट्टी का भविष्य है, ताकि तुम समझ सको कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। और ये बांसुरी, ये तुम्हें याद दिलाएगी कि मेहनत के साथ साथ मन का सुकून भी जरूरी है। अगर तुम इस दौलत का असली मतलब समझ गए बेटा, तो तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर बनोगे। अपना ध्यान रखना, तुम्हारा दादाजी। पत्र खत्म होते होते मोहन की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। आज राज खुल चुका था। संदूक का खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि उसूलों, यादों और प्यार की वो विरासत थी जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। उसने पत्र को अपने सीने से लगा लिया। उसने दादी की ओर देखा जो मुस्कुरा रही थी। आज पहली बार शहर की भागदौड़ में खोया हुआ मोहन खुद को सच में अमीर महसूस कर रहा था। उस रात मोहन को बड़ी देर तक नींद नहीं आई। वो दादाजी के कमरे में उसी संदूक के पास बैठा रहा। उसके चारों ओर दादाजी की विरासत फैली हुई थी, उनकी डायरियां, बीजों की पोटलियां, उनकी बांसुरी और वे पुरानी तस्वीरें। हवा में अब सिर्फ धूल और सीलन की नहीं, बल्कि इतिहास और अपनेपन की एक गहरी महक थी। अब उसका मन शांत था। दौलत का लालच पूरी तरह जा चुका था और उसकी जगह एक नई जिम्मेदारी और अपनेपन के एहसास ने ले ली थी। ये दौलत तिजोरी में बंद करने वाली नहीं थी, बल्कि इसे जिंदगी में उतारने की जरूरत थी। अगले कुछ दिन मोहन ने दादाजी की उन डायरियों को पढ़ने में बिताए। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, वो अपने दादाजी को और भी करीब से जानता गया। उसने पढ़ा कि कैसे दादाजी ने सूखे के समय में भी हिम्मत नहीं हारी, कैसे उन्होंने खेती के नए नए देसी तरीके खोजे और कैसे वो हर शाम गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते थे।
डायरियों के कुछ पन्नों पर कविताएं भी थी, मिट्टी पर, बारिश पर और जिंदगी के छोटे छोटे सुख पर। मोहन को एहसास हुआ कि उसके दादाजी सिर्फ एक किसान नहीं थे, वो एक दार्शनिक थे, जिनकी यूनिवर्सिटी एक गांव और जिनकी किताबें ये खेत थे। एक दोपहर जब वो डायरी पढ़ रहा था, उसकी नज़र बीजों वाली उस छोटी सी लकड़ी की डिबिया पर पड़ी। डायरी में दादाजी ने उन बीजों के बारे में भी लिखा था। उन्होंने लिखा था, ये सिर्फ बीज नहीं, ये हमारी मिट्टी का आशीर्वाद है। इनमें हमारे पुरखों की ताकत और सेहत का राज छिपा है। मुझे डर है कि नई खेती के चक्कर में एक दिन ये अनमोल खजाना कहीं खो ना जाए। ये पढ़ते ही मोहन के मन में एक विचार आया। उसने डिबिया उठाई और सीधा आंगन में दादी के पास पहुंचा। दादी, उसने कहा, मैं दादाजी के इस खजाने को संदूक में बंद नहीं रहने दूंगा। मैं इन बीजों को बोना चाहता हूँ। दादी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी और खुशी का मिला जुला भाव था। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन रामू काका जो पास ही में बैठे थे, उन्होंने संकोच से कहा, बेटा, पर अब तो इन मोटे अनाजों को गांव में कोई खरीदता नहीं है। बाजार में तो बस गेहूं और धान का ही बोलबाला है। मेहनत बेकार न चली जाए। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, काका, दादाजी ने डायरी में लिखा है कि असली दौलत मिट्टी में उगती है। हम इसे बेचने के लिए नहीं, बल्कि दादाजी की विरासत को जिंदा रखने के लिए उगाएंगे। हम देखेंगे कि हमारे पुरखों का ज्ञान कितना ताकतवर है। उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था कि रामू काका और कुछ न कह सके। अगले दिन मोहन ने हवेली के पीछे वाली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा चुना, जो बरसों से खाली पड़ा था। रामू काका की मदद से उसने जमीन को जोतना और तैयार करना शुरू किया। शहर के मुलायम हाथों से जब उस पहली बार फावड़ा चलाया तो उसके हाथों में छाले पड़ गए, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक सुकून था। उसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि अपने अतीत को, अपनी जड़ों को फिर से सींच रहा हो। एक शाम जब दिन भर की मेहनत के बाद वो थक कर कमरे में लौटा, तो उसकी नज़र उस पुरानी बांसुरी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और फूंक मारने की कोशिश की। आवाज़ बेसुर थी, पर उस कोशिश में भी एक अपनापन था। हवेली की दीवारों ने सालों बाद उस बांसुरी की आवाज़ सुनी थी, और दादी जो दूर बैठी थीं, उनकी आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे उनका जीवन साथी आज फिर लौट आया है, अपने पोते के रूप में। कुछ दिनों की मेहनत के बाद जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा तैयार हो गया। मोहन ने दादाजी के संदूक से वो बीजों वाली डिबिया निकाली। उसने एक एक बीज को अपने हाथ में लिया, उन्हें महसूस किया और फिर बड़ी ही श्रद्धा के साथ तैयार की हुई मिट्टी में बो दिया। दादी दूर आंगन में खड़ी ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये दुख के नहीं, खुशी के थे। वो देख रही थीं कि कैसे उनका पोता उनकी पति की विरासत को फिर से मिट्टी में रोप रहा है, ताकि वो एक बार फिर लहलहा सके। मोहन ने जब आखिरी बीज बोया और मिट्टी पर पानी छिड़का, तो उसे लगा कि उसने सिर्फ बीज नहीं बोए हैं, उसने अपने दादाजी के सपनों को, उनके उसूलों को और उनके विश्वास को बोया है। अब इंतजार था उस दिन का जब ये बीज अंकुरित होंगे और बताएंगे कि दादाजी की असली दौलत कितनी कीमती थी। बीज बोने के बाद इंतजार का एक लंबा दौर शुरू हुआ। शहर में जहां हर चीज का नतीजा तुरंत मिलता था, वहीं गांव में मोहन ने धैर्य का पहला पाठ सीखा। वो हर सुबह उठता और सबसे पहले खेत के उस छोटे से टुकड़े को देखने जाता। वो जमीन को पानी देता, खरपतवार साफ करता और मिट्टी को छूकर महसूस करने की कोशिश करता कि अंदर कोई हलचल हो भी रही है या नहीं। गांव के कुछ लोग उस पर हंसते भी थे। देखो, शहर का लड़का अब किसान बनेगा, वे कहते। पर मोहन किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। उसका पूरा ध्यान दादाजी की डायरी और उन बीजों पर था। और फिर करीब 2 हफ्तों के इंतजार के बाद वो चमत्कार हुआ। एक सुबह जब मोहन खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि सूखी मिट्टी का सीना चीरकर छोटे छोटे हरे अंकुर बाहर झांक रहे थे। वो खुशी से भर गया। वो दौड़कर दादी के पास गया और उन्हें बताया। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ पौधे नहीं हैं बेटा, ये तेरे दादाजी का आशीर्वाद है जो फिर से उगाया है। ये खबर गांव में धीरे धीरे फैल गई। लोग उत्सुकता से उस खेत को देखने आने लगे। जैसे जैसे पौधे बड़े हुए, गांव के बुजुर्ग उन्हें देखकर हैरान रह गए। ये गेहूं या धान के पौधे नहीं थे, ये बाजरे, कोदों और सांवा की वो पुरानी किस्में थीं जिन्हें गांव बरसों पहले भूल चुका था। हरीराम काका ने पौधों को छूते हुए कहा, अरे, ये तो हमारे बचपन का अनाज है। इसकी रोटी कितनी मीठी और ताकतवर होती थी, अब तो ये बाजार में मिलता भी नहीं है। वो छोटा सा खेत अब गांव में चर्चा का विषय बन गया था। जो लोग पहले मोहन पर हंस रहे थे, अब वो भी उसकी मेहनत और दादाजी की समझदारी की तारीफ करने लगे थे। फसल अब लगभग तैयार थी। सुनहरे और भूरे रंग की बालियां हवा में झूम रही थीं और पूरे खेत में एक सोंधी
पौष्टिक महक फैली थी। मोहन ने सोचा, दादाजी सही थे, असली दौलत तो सच में मिट्टी में ही उगती है। एक दिन जब मोहन खेत पर काम कर रहा था तो गांव की पगडंडी पर एक जीप आकर रुकी। जीप से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति उतरे जिन्होंने शहर के पढ़े लिखे लोगों जैसे कपड़े पहने थे। वो सीधे मोहन के खेत की ओर आए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर वर्मा है, मैं लखनऊ में कृषि विश्वविद्यालय से आया हूँ। मोहन ने हैरानी से उन्हें देखा। जी नमस्ते, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर वर्मा की नजरें खेत में लगी फसल पर थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हैरानी थी। उन्होंने झुककर एक बाली को अपने हाथ में लिया और बोले, मैं सालों से इन बीजों की तलाश में था। ये तो हमारे देश की पारंपरिक फसलों की सबसे दुर्लभ किस्में हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मोहन ने उन्हें अपने दादाजी के संदूक और डायरी की पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर वर्मा ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोहन और वहां जमा हुए गांव वालों को समझाया, आप लोग जिसे मामूली अनाज समझ रहे हैं वो आज के समय का सबसे बड़ा खजाना है। ये बीज न सिर्फ पौष्टिक है बल्कि सूखे को भी झेल सकते हैं। जब पूरी दुनिया मिलावटी खाना खाकर बीमार पड़ रही है तब इन देसी बीजों की कीमत सोने से भी ज्यादा है। उन्होंने मोहन से कहा, मैं तुम्हारी ये पूरी फसल खरीदना चाहता हूँ ताकि हम इन बीजों को और ज्यादा उगा सकें और देश भर के किसानों तक पहुँचा सकें। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा गाँव हमारे साथ मिलकर एक देसी बीज बैंक बनाए। सरकार इस काम के लिए पूरी मदद करेगी। इससे गांव की आमदनी भी बढ़ेगी और तुम्हारे दादाजी की ये विरासत हमेशा के लिए जिंदा रह जाएगी। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। जिस चीज को वो बेकार समझ रहे थे वो इतनी कीमती निकलेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। मोहन की आंखों के सामने अपने दादाजी का लिखा वो पत्र घूम गया। अगर तुम इस दौलत का असली मतलब समझ गए बेटा तो तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर बनोगे। आज उसे उस बात का असली मतलब समझ आया था। दादाजी की दौलत सिर्फ यादें और उसूल नहीं थी, वो गांव के आने वाले कल के लिए एक सुनहरा भविष्य भी थी। उसने डॉक्टर वर्मा की ओर देखा, फिर गांव वालों की उम्मीद भरी नजरों को और अंत में अपनी दादी के मुस्कुराते हुए चेहरे को। उसे अपना जवाब मिल चुका था। डॉक्टर वर्मा के प्रस्ताव ने गांव के सामने भविष्य का एक नया नक्शा रख दिया था। उस शाम जब मोहन ने गांव वालों की ओर से उस साझेदारी के लिए हामी भरी तो ये सिर्फ एक हाँ नहीं थी बल्कि एक नए युग की शुरुआत का वादा था। उस दिन के बाद हवेली का वो पुराना धूल भरा कमरा मोहन का दफ्तर बन गया। दादाजी की आराम कुर्सी पर बैठकर वो दादाजी की डायरियों से मिली सीख और अपनी शहरी समझ को मिलाकर गांव के लिए योजनाएं बनाने लगा। कुछ ही महीनों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। सरकार और डॉक्टर वर्मा की मदद से गांव में एक देसी बीज बैंक की स्थापना हुई। उस छोटे से साफ सुथरे भवन के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, राम प्रसाद स्मृति बीज भंडार। दादाजी का नाम अब सिर्फ हवेली की दीवारों तक सीमित नहीं था, वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। रामपुर गांव अब आसपास के इलाकों के लिए एक मिसाल बन गया। दूर दूर से किसान और शोधकर्ता वहां उन दुर्लभ फसलों को देखने और उनके बारे में जानने आने लगे। गांव के नौजवान जो कभी शहर जाकर नौकरी करने का सपना देखते थे, अब अपनी ही मिट्टी में एक नया भविष्य देख रहे थे। मोहन ने गांव की औरतों को भी साथ जोड़ा। वे सब मिलकर उन मोटे अनाजों से पापड़, बिस्किट और दूसरे सेहतमंद उत्पाद बनाने लगीं, जिनकी शहर के बाजारों में बहुत मांग थी। दादाजी के संदूक से निकला खजाना अब गांव के हर घर में समृद्धि ला रहा था। एक साल बीत गया। एक शाम मोहन अपने दादाजी के उसी कमरे में उसी आराम कुर्सी पर बैठा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। वो अब दादाजी की डायरी नहीं पढ़ रहा था बल्कि एक नई डायरी में गांव की प्रगति का हिसाब किताब लिख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसके दादाजी कभी लिखा करते थे। वो उस विरासत में अपना अध्याय जोड़ रहा था। दादी धीरे से कमरे में आईं और उसके लिए चाय का कप मेज पर रख दिया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपने पोते के चेहरे पर वही सुकून और संतोष देखा जो कभी उसके दादाजी के चेहरे पर हुआ करता था। मोहन की नज़र कमरे के कोने में रखे उस पुराने खाली संदूक पर पड़ी। अब वो कोई रहस्यमयी बक्सा नहीं था बल्कि एक पवित्र प्रतीक था, एक ऐसी यात्रा का जो दौलत की खोज से शुरू हुई थी और विरासत की समझ पर आकर पूरी हुई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज बीज बैंक की पहली सालगिरह है, फसल अच्छी हुई है, गांव में सब खुश हैं। दादाजी, आपकी दौलत अब बढ़ रही है। उस रात जब पूरा गांव बारिश की धीमी आवाज में एक मीठी नींद सो रहा था, तब मोहन को एहसास हुआ कि उसके दादाजी ने उसे सिर्फ एक संदूक नहीं बल्कि भविष्य का एक नक्शा दिया था। और उसने सिर्फ एक पुरानी चाबी नहीं खोजी थी
बल्कि अपनी जिंदगी का असली मकसद खोज लिया था। उस पुराने संदूक का राज अब खुल चुका था। असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ जाने में थी। और मोहन, जो कभी शहर में पैसे के पीछे भाग रहा था, आज अपने गांव की मिट्टी में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर एक सुकून भरी नींद सो रहा था। तो दोस्तों, ये थी मोहन और उसके दादाजी के पुराने संदूक के राज की कहानी। एक कहानी जो हमें बताती है कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए सिर्फ जायदाद नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे कीमती विरासत छोड़कर जाते हैं, अपने उसूलों और यादों की। अगर इस रहस्यमयी कहानी ने आपको अंत तक जोड़े रखा और आपको ऐसी ही सुकून देने वाली नींद भरी कहानियां सुनना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमेशा की तरह कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में इस वक्त रात के कितने बजे हैं। आपके हर कमेंट को पढ़कर ये एहसास होता है कि हम सब एक ही आसमान के नीचे इन कहानियों के जरिए अपने अतीत और अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी शांत नींद में खो जाइए। शुभ रात्रि।